हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं संक्रमण धातुओं के लिए परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और धात्विक लक्षण, यानी 3 भौतिक गुण आप डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को पहले ही बता दिया था मैंने कि डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण का बच्चों एक भी गुण आपको छोड़ना नहीं है। आज तीनों गुण अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन भौतिक गुण से ही पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। परमाणु त्रिज्या समझने के लिए परमाणु आकार आपको समझना होगा। जैसे आप बच्चों पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आप लोगों का मान लीजिए पहले ही समूह लेता हूं एस ब्लॉक का, ये आपका हाइड्रोजन है बच्चों, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, हेलिने की रूबी से फ्रेंडशिप है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है, फ्रेंडशिप, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने देखा कि भाई ये जो हाइड्रोजन होता है इसमें केवल और केवल एक कोष है बच्चों। कितने कोष? एक कोष। लेकिन लिथियम में आपका 2 कोष होता है। कितना कोष होता है बच्चों? 2 कोष होता है। जब हम सोडियम में पहुंचते हैं बच्चों तो सोडियम में आपका 3 कोष हो गया। ये पहला हो गया, ठीक है बच्चों, 1 कोष, 2 कोष और 3 कोष। नीचे और जाएंगे बच्चों, पोटेशियम के लिए बात करेंगे तो पोटेशियम के लिए 4 कोष हो जाएगा। कितना कोष बच्चों? 4 कोष, ठीक है, ये हो गया। जैसे ही हम रूबिडियम की बात करेंगे बच्चों तो रूबिडियम के लिए आपका कितना कोष हो जाएगा? 5 कोष हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं बच्चों, जैसे समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है बच्चों। आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है, आकार में वृद्धि होती है। यानी किसी भी हम डी ब्लॉक के तत्वों में भी, डी ब्लॉक के तत्वों को किस तरीके से बांटा गया है आप सबको पता है कि डी ब्लॉक में 4 श्रेणी है बच्चों। थोड़ा सा यहां पे मैं बता देता हूं, डी ब्लॉक में 4 श्रेणी है। कितने श्रेणी है? 4 श्रेणी है बच्चों, ठीक है। ये पहला श्रेणी हो गया, 3D हो गया, फिर 4D हो गया बच्चों, 5D और 6D। सभी में 10-10 एलिमेंट है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ठीक है, टोटल 40 एलिमेंट्स है। ऐसे यदि हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे बच्चों, जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्लियर है बच्चों परमाणु आकार बढ़ेगा। आकार क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के कारण किसी भी परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है। अब आप सबको पता है बच्चों कि परमाणु त्रिज्या कहते किसे हैं? नाभिक से बाह्यतम कोष की बीच जो दूरी है बच्चों वो आपकी त्रिज्या है, जो कि परमाणु की त्रिज्या कहलाएगी। यहां पे ये नाभिक होगा, बाह्यतम कोष के बीच की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी। अब जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता ही है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, समझने की कोशिश करिएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है बच्चों तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है और कोष की संख्या बढ़ने के कारण बच्चों आकार बढ़ जाता है। और इसी आकार बढ़ने के कारण किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। यानी हम जब बात करते हैं संक्रमण धातुओं के परमाणु त्रिज्या के बारे में तो किसी भी संक्रमण धातु में हम चले, जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे बच्चों तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार के बढ़ने के कारण कोष की संख्या बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है, कोष की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण से ऊपर से नीचे चलने पर कहीं ना कहीं परमाणु जो त्रिज्या है वो वृद्धि होता है। क्लियर बच्चों? परमाणु त्रिज्या है क्या? किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी। सिंपल है, किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? चीजें क्लियर बच्चों? अब इसी के साथ साथ जब आयनिक त्रिज्या की बात आएगी तो आयनिक त्रिज्या की बात कब होगी? जैसे मैं बच्चों बड़े प्यार से थोड़ा समझिएगा, मेरे हिसाब से आप समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। जैसे बच्चों Mn है आपका, या स्कैंडियम ही है, स्कैंडियम है बच्चों, Sc, ठीक है।
इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, 1s2, थोड़ा समझना, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन 1 भरा जाएगा बच्चों 4s2 में। यानी पहले कोष में आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों, पहला कोष ये है, ये आपका ठीक, ये पहला कोष था बच्चों, ये आपका पहला कोष था। तो पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कोष है, दूसरे कोष में 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कोष है बच्चों, तीसरा कोष कितना, 2 आपका मान लीजिए तीसरा कोष 6 7 8 1 9 है ना। और चौथे कोष में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी इस तरीके से कुछ भरा हुआ है ना, इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, इसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 8 2 10, 10 2 12 और 12 9 21। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अच्छा, अब इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जब ये मान लीजिए 2 पॉजिटिव हो जाए, 2 पॉजिटिव हो जाए, तो यहां का जो 2 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो केवल और केवल इस s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों। तो अब हमारे पास क्या बचेगा कि भाई 1s2 है ना, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 है ना, फिर बच्चों 3d1 और 4s में आपका 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। थोड़ा समझना, बड़े प्यार से समझना। अभी इसमें टोटल 4 कक्षा थे है ना। जैसे मान लीजिए एक पहला कोष हो गया, ठीक है, ये पहला कोष हो गया बच्चों, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष था। अब जो लास्ट वाला कोष था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे सर, लास्ट वाला कोष इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 और 2। लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। अभी नाभिक का आकर्षण बच्चों, नाभिक का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन से भी था, इस इलेक्ट्रॉन से भी था, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस कक्षा से कोई मतलब अब रह ही नहीं गया। अब किन कक्षकों से मतलब है इनके, बताओ अब किन कक्षकों से मतलब है। तो बोलो सर अब केवल और केवल 3 कक्षक से मतलब होगा, 1 2 और 3। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें कि भाई अब बाह्यतम कोष का जो है कोई मतलब नहीं रह गया, अब 3 कक्षक से ही मतलब रहे। और भाई साहब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो नाभिक से अट्रैक्शन यहां से इस कक्षा के लिए प्रभावी होगा, है ना। तो जब हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी परमाणु त्रिज्या जो भी रही होगी बच्चों, इसकी जो भी परमाणु त्रिज्या रही होगी, इसकी जो भी परमाणु त्रिज्या रही होगी बच्चों, परमाणु त्रिज्या, नॉर्मल परमाणु त्रिज्या इसकी जो भी रही होगी, इसके अपेक्षा आयनित अवस्था में इसकी जो आयनिक त्रिज्या है, ये आयनिक त्रिज्या बच्चों, आयन के अवस्था में जो आयनिक त्रिज्या है इसका मान कम होगा। आयनिक त्रिज्या का मान क्या होगा, कम होगा। किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या के बाद जब उसकी आयनिक त्रिज्या निकाली जाती है बच्चों, तो आयन के बढ़ने के कारण किसी भी परमाणु की त्रिज्या कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि साधारण परमाणु की अपेक्षा परमाणुओं की जो आयनिक त्रिज्या है वो कम हो जाता है। ठीक है, बाकी सेम चीज रहेगा बच्चों। ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, चीजें क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। थोड़ा सा कहानी आप लोग समझते चलो, नहीं तो बाद में आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी आप लोगों को परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या तो क्लियर हो गया होगा बच्चों कि आयनिक त्रिज्या है क्या। आयनिक त्रिज्या तो क्लियर है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है बच्चों, तो वो +2, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो +2 आयन में हो गया। ऐसी स्थिति में उसकी जो त्रिज्या होगी वो परमाणु की आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, और किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी है बच्चों, वो आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्लियर।
अब आप बात करते हैं बाएं से दाएं चलेंगे। जब हम बाएं से दाएं चलेंगे बच्चों, ये बाएं से दाएं की ओर ये कहानी है, बाएं से दाएं चलेंगे। तो जब बाएं से दाएं चलते हैं तो कंडीशन क्या होता है, पहले थोड़ा थोड़ा कम होता है, फिर कुछ बार स्थिर हो जाता है बच्चों, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। ऐसा कंडीशन है। ऐसा क्यों आपको बताऊंगा। एक तो प्रबल नाभिकीय आरक्षण बल और दूसरा है इसका परिरक्षण प्रभाव। इसके लिए क्या करेंगे सर, इसके लिए हम पूरा एक सीरीज लेकर चलेंगे। जैसे हमने कहा स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। देखना बच्चों, देखिए मैं उतना ही समझाऊंगा जितना कि बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। मैं कंपटीशन लेवल का ना पढ़ाता हूं बच्चों और ना ही उतना डीप में जाऊंगा। अब बाएं से दाएं चलते हैं तो सभी में कोषों की संख्या कितनी होगी, 4 ही होगी, क्योंकि अभी आपने जस्ट देखा कि स्कैंडियम को लिया था हमने तो इसमें 4 कोष ही आए थे। तो सभी में कोषों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 4 होगी। मैं मानकर चलता हूं इसके परमाणु का आकार कुछ इस तरीके से बच्चों, परमाणु का आकार, सभी में कोषों की संख्या समान है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका कॉपी हो जाए तब तो अच्छी बात है, इसकी कॉपी हो जाए, कहीं पे कॉपी है क्या, है ना, कॉपी हो गया भाई, ठीक है, यहां पे कर लिया और फिर कॉपी कर दो और कॉपी कर दो और कॉपी कर दो। चलो ठीक है, इसको यहां ले आओ, ठीक, इसी की कॉपी कर देते हैं। ऐसा किए और एक कॉपी हो गया, यहां आ जाओ भाई, ठीक, फिर कॉपी कर दी। अभी सबका सेम अभी बना रहा हूं ना, थोड़ा समझना। अभी सभी में कोषों की संख्या समान बना रहा हूं, ऐसे समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, मजा आएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप। चलो ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में क्या था, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है आप लोगों को पता हो और नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताते चलूंगा। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था बच्चों, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1, ठीक है, क्या बच्चों 3D1, 3D1 और 4s2, यहां पे ऐसा लिखता हूं 3D1 और 4s2, ठीक है। अब समझना, बाह्यतम कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके अंदर जो कोष होगा उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल तो 9 है, टोटल 9 है। ऐसा क्यों 9 बोल दिए सर, जस्ट देखना बच्चों, देखना थोड़ा सा, मैं अभी आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसके आगे कहानी चलते हैं। यहां पे हमने बताया था आपको बड़े प्यार से, यहां पे देखना, मैंने ये बताया था कि भाई साहब तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में बच्चों, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस, पी और डी, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बच्चों हम बात करते हैं कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहर से अंदर वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है डी में बच्चों, ठीक है। लेकिन जैसे टाइटेनियम के बाद आगे चलेंगे तो 3D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 4s2। बाह्यतम कोष के लिए तो सबका सेम कहानी है, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन चल रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉन। फिर 3D यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, 3D3 4s2, फिर इसमें क्या हो जाएगा 3D5 हो जाता है 4s1, इस बार s में 1 हो जाएगा बच्चों। फिर यहां भी 3D5 होता है बच्चों, 4s2 होता है, फिर 3D6 हो जाता है बच्चों, 4s2 ही रहता है। फिर 3D आपका 7 हो जाता है बच्चों, 4s2 हो जाता है। 3D आपका 8 हो जाता है बच्चों, 4s2 ही रहता है। 3D आपका 10 हो जाता है बच्चों, 4s1 हो जाता है। 3D आपका 10 हो जाता है बच्चों और 4s2 हो जाता है। हमने ये देखा कि जो अंदर वाला कोष है बच्चों, इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है, 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10, लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। देखिएगा कोष की संख्या समान है, सभी में 4 कोष ही है, लेकिन लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है। जैसे मैं कह दूं
कि मान लीजिए, अभी थोड़ा समझिएगा बच्चों, मान लीजिए कुछ एक परमाणु ऐसा है ना, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 9 थी। डी में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल तो 9 थी ना, बच्चों, टोटल 9 थी। अच्छा, तो ऐसे अपन एक और कॉपी कर लें, अरे छोड़ो भाई, एक और बना ही लो सर। एक ऐसा है और इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन बढ़ते कितने हो गए? मान लीजिए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, डी में 8 हो गए, और 8 और मतलब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए बच्चों? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाभिक का आकर्षण बल यहां पर ज्यादा होगा बच्चों कि यहां पर ज्यादा होगा? तो नाभिक का आकर्षण बल जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर ज्यादा होगा। सिंपल है ना। यानी यहां पे डी में एक इलेक्ट्रॉन था, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन था बच्चों, डी में एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? डी में यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी आप समझना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कोश में तो आपका एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका उतना ही आकर्षण रहेगा। लेकिन अंदर वाले कोश में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। लगातार जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, और जब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है भाई, तो नाभिक के आकर्षण बल बढ़ने के कारण आकार में थोड़ी सी कमी आ जाती है, और आकार में कमी होने से बच्चों बाएं से दाएं चलते हैं तो त्रिज्या के मान में कमी आती है। लेकिन आप लोगों के मन में लगेगा कि सर बुक में तो कुछ ऐसा लिखा है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा चिंता ना करना, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा अब इसको मिटाना ही पड़ेगा जी, ज्यादा खिंच गया था अपने आप ही, ठीक है बच्चों। ठीक, यहां पे क्या लिखा था? Mn, क्रोमियम मैग्नीज आयरन, ठीक है। एक और यहां पे ब्रैकेट था भैया, ऐसा गोला लगा दो। अब बुक में होता क्या है थोड़ा समझना। बुक में यह कहता है कि जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो पहले आकार में कमी होती है बच्चों, आकार में क्या होती है? कमी आती है। आकार में कमी होने के कारण परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है? कम होता है बच्चों। त्रिज्या भी क्या होता है? कम होता है। यानी परमाणु त्रिज्या क्या होगा? कम होगा। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कुछ परमाणुओं में यहां पर स्थिर हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। मतलब फिर ये स्थिर हो गया, और स्थिर होने के बाद लास्ट में फिर बढ़ जाता है, यहां पे लास्ट में फिर बढ़ जाता है। अब ये बढ़ क्यों जाता है? ये बढ़ जाने के कारण है परिरक्षण प्रभाव। क्या हो जाता है बच्चों? परिरक्षण प्रभाव। अब आप लोगों को लगेगा कि सर परिरक्षण प्रभाव क्या है? देखो बच्चों, बड़े प्यार से मैंने कहा कि लास्ट वाले में हमने देखा भाई साहब कि ये जो 3D है इसमें पूरे के पूरे कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। और जब डी में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो एक तरीके से ये नाभिक के लिए परिरक्षा का काम करता है, तो बाहर वाले का अट्रैक्शन अंदर के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है, इसलिए वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर उधर तितिर बितिर अनियमित रूप से घूमते रहते हैं, तो आकार में संकुचन हो ही नहीं पाता बच्चों, आकार में कमी हो ही नहीं पाता। इस कारण से फिर आकार बढ़ जाता है। पहले धीरे धीरे बाएं से दाएं चलेंगे, इधर बायां बच्चों, इधर दायां, बाएं से दाएं चलेंगे, धीरे धीरे आकार में कमी होगी, त्रिज्या भी कमी होगी, लेकिन कुछ समय बाद स्टेबल हो जाएगा। जो भाई हमारा डी है वो बोलेगा भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, बाहर से आकर्षण बल मत लगाओ, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है डी में, तो एक ऐसी स्थिति आता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कह देता है बिल्कुल अब तुम बाहर वाले से कोई मतलब नहीं रखोगे। अब नाभिक को भाई मजबूरन बाहर वाले से कहता है कि हम अब कोई नाता नहीं रखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि भाई साहब परमाणु है, ठीक है, इसका अंदर वाला कोश कुछ इस तरीके से है, फिर इसके अंदर भी है बच्चों, इसके अंदर भी है, एक नाभिक भी है। ये नाभिक है आपका, यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। क्या है बच्चों? नाभिक है। ये आपका नाभिक है, ये नाभिक है। क्या है? नाभिक है, ठीक। अरे भाई ये अंदर नाभिक है, ठीक, नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब भाई साहब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन भाई डी में ज्यादा हो गए, यानी टोटल लगभग
जब 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो कितने हो गए होंगे? लगभग 18 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, है ना भाई। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 3D में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यही बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के जो इलेक्ट्रॉन है परिरक्षण का कार्य करने लग जाते हैं, मतलब नाभिक को सिक्योर कर लेते हैं कि भाई अब तुम मेरे से मतलब रखो, मेरे पास खुद इतना इलेक्ट्रॉन है, तुम अब बाहर वाले से कोई मतलब नहीं रखोगे। इस कारण से बाहर वाला जो कक्षा है वो कम नहीं हो पाता बच्चों, इस कारण से आकार थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, ये रहा कहानी बच्चों, ट्विस्ट रहा कि आया मजा कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, आप लोग सोचोगे कि बहुत कठिन है, कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, और धात्विक लक्षण के बारे में तो बात करोगे तो धात्विक लक्षण में है क्या बच्चों कि कोई भी धातु परमाणु वो धात्विक लक्षण दर्शाने का कारण है कि वो सबसे पहली बात तो वो आयनित हो जाए। तो भाई डी ब्लॉक के तत्वों में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए बच्चों आपका ये धात्विक अवस्था के रूप में गुण दर्शाता है, क्योंकि धात्विक लक्षण ही है। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन में बदल रहा है, इसका मतलब वो धात्विक लक्षण को प्रदर्शित करता है, वो धातु है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे इनमें कौन कौन से जो धातु होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाया जाता है। एक तो कठोरता होनी चाहिए। अब बोलोगे सर पारा एक अपवाद है जो कठोर नहीं है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो पारा है बच्चों, Hg। एकमात्र अपवाद धातु का अपवाद जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बीच से पूछ देता है, फिर बोलते सर कहां से आगे मुझे पता नहीं है। ऐसा कौन सा संक्रमण धातु है जो कि पारा के रूप में पाया, मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है बच्चों, तो आपका पारा है Hg। ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 80 होता है। ठीक, चलिए दूसरा चीज बच्चों विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, उच्च घनत्व अणु पास पास होते हैं, धात्विक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है ना। उच्च तनन समर्थ, तनन मतलब जैसे सोना है बच्चों, उसको खींच करके लंबाई बढ़ाई जा सकती है। तन्नता एवं अगाध वर्धनीता, अगाध वर्धनीता भी पाया जाता है बच्चों। भंगुरता भी गुण पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जैसे कापर में भंगुरता नहीं पाया जाएगा, सोना में भंगुरता नहीं पाया जाएगा बच्चों, Ag में भंगुरता नहीं पाई जाएगी, एकदम एक बहुत कठोर होते हैं, है ना, तो इनमें भंगुरता नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऊष्मीय एवं विद्युत की चालकता बच्चों, इनमें धारा का आसानी से प्रवाह हो सकता है। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति। मिश्र धातु कौन बना सकता है? जिसके पास भाई आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो। और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों, कहीं ना कहीं डी ब्लॉक का जो तत्व है वो संक्रमण तत्व तभी कहलाएगा जब उसमें रिक्त डी कक्षक होंगे, मतलब अपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डी कक्षक भरे हो बच्चों, तभी वो आपका संक्रमण धातु कहलाएगा। और सभी में डी कक्षक अयुग्मित रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, रिक्त कक्षक पाए जाते हैं, इस कारण से वो आसानी से किसी के साथ क्रिया करके मिश्र धातु बनाने में क्षमता रखता है। चलो चलते हैं नोट्स में, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क रहता है कि एग्जाम में कैसा लिखना बच्चों, ये कहानी हमारा था परमाणु त्रिज्या आणविक त्रिज्या के बारे में आपको समझाना जरूरी था, वो चीज हमने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपन, और इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों यदि किसी को मान लीजिए नोट्स चाहिए, किसी सर का नोट्स लेना है, तो कांटेक्ट नंबर में मात्र आपको भैया 100 रुपए में नोट्स देता हूं। और कांटेक्ट नंबर बच्चों आपका है ना, बोलो सर कांटेक्ट नंबर दे दो, तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूं बच्चों। ठीक है, कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। ये परमाणु त्रिज्या हो गया, थोड़ा सा ब्रूस निकाल लिया जाए तब तो आपको समझाया जाएगा। चलो भाई आ गया ब्रूस, ठीक प्यारे बच्चों। और इसको कर लेते हैं रेड कॉलर, ऐसा ठीक है। ठीक, चलो तो कांटेक्ट नंबर बच्चों, ये अपना कांटेक्ट नंबर है 9685299149। जो बच्चे नोट्स लिए हैं उनको ये नोट्स मिला होगा, उनको भाई यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज है बच्चों आपको मैं समझा दिया, अब आपको वीडियो को रोक करके इससे पढ़ना है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं तो अब आज डेमो भी देख लोगे कि ऐसा ही नोट्स है बच्चों, इतना प्रॉपर लिखा रहता है।
देखो परमाणु त्रिज्या में किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा है क्या बच्चों। अब डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, तो मैंने आपको परमाणु त्रिज्या के बता दिया, किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। देखिए कहानी बच्चों, जो संक्रमण धातु है तत्वों की परमाणु त्रिज्या बच्चों, परमाणु त्रिज्या उसके एस ब्लॉक के तत्वों से कम तथा है ना पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है। मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया, बड़े प्यार से क्या समझाया बच्चों, बड़े प्यार से ये समझाया कि बच्चों जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है सर, पहले आपका यहां पे बच्चों पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है कि नहीं है, हाँ सर। फिर यहां पे बच्चों आपका डी ब्लॉक है, फिर यहां पे आपका पी ब्लॉक है। क्या है बच्चों, पी ब्लॉक है। तो जब हम इधर चलेंगे तो कम होगा, तो इसका थोड़ा सा अधिक होगा बच्चों, है ना, और इसके अपेक्षा एस के अपेक्षा डी का कम होगा और पी के अपेक्षा डी का अधिक होगा। यही चीज लिखा गया है कि परमाणु त्रिज्या की जब हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या बच्चों एस ब्लॉक से कम और पी ब्लॉक से अधिक होता है। बताओ चीजें क्लियर। संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं उनके एस ब्लॉक तत्वों से कम और बाद वाले जो पी ब्लॉक के तत्व से बच्चों हमेशा अधिक होता है। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, थोड़ा अब आगे की बात करेंगे। थोड़ा सा आगे हमारा दूसरा पॉइंट बच्चों कि डी ब्लॉक के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है पहले तो कम हो जाती है, फिर लगभग स्थिर हो जाती है तथा श्रेणी के अंत में फिर से थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। 3D श्रेणी तत्वों में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित रहा है। मतलब 3D में बच्चों जैसे आपके मान लीजिए ये देखो, ये श्रेणी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई सोचेगा बच्चा कि इस श्रेणी को याद करना है तो नहीं करना है, बस इसको आपको समझना है। श्रेणी बिल्कुल याद नहीं करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ और है, ये दूसरे बुक का है बच्चों। इसको मैंने आज तक याद नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ा क्लास 12th में। बस इतना आप समझो कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं डी ब्लॉक में बच्चों, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो पहले धीरे धीरे कम होता है। देखो 144 से मान लीजिए, फिर 132। एनसीईआरटी में कुछ अलग वैल्यू है तो परेशान मत होना कि सर एनसीईआरटी में कुछ अलग वैल्यू है। ये आपकी नवबोध प्रबोध जो चलता है ना बच्चों, एमपी बोर्ड और सीजी बोर्ड में, उसका है ये वैल्यू, तो परेशान मत होना, याद भी नहीं करना है। जैसे जैसे आप चलते हो बच्चों, देखो 144, 132, 122, 117 कम हो गए बच्चों, फिर लगभग 117, 117, 116, देखो 117 लगभग स्थिर हो गया। पहले लगातार कम हुआ, फिर स्थिर हो गया, फिर लास्ट में बढ़ गया। ये लास्ट में बढ़ने का रीजन यही है कि डी ब्लॉक में पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और जब भैया डी ब्लॉक में पूरे 10 के इलेक्ट्रॉन आ गए तो परिरक्षण प्रभाव का काम करने लग गया। परिरक्षण प्रभाव काम करने लग गया, बाहर वाले को बोला भैया कि तेरा का नाभिक से कोई संबंध ही नहीं रखने दूंगा। नाभिक को चारों तरफ से घेर लिया कि अब तेरे लिए मैं ही काफी हूं। तो बाहर वाला बेचारा खुला सांड की तरह घूम रहा है। अब जब खुला सांड की तरह घूम रहा है तो भाई साहब उसका क्या होगा, आकार तो बढ़ेगा ही पड़ेगा। यार मजा लेने के लिए, बातों को याद कराने के लिए ऐसे शब्द बोल देता हूं, तो परेशान मत होना, ठीक है बाबूजी। चलिए कहानी ठीक है बच्चों कि जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं तो पहले आकार में कमी होती है तो त्रिज्या भी कम होता है, कुछ समय बाद वो स्थिर हो जाता है, लास्ट में त्रिज्या फिर बढ़ जाता है। ठीक है सर, चीजें जो मैं आपको समझाया वही चीज यहां पे लिखा गया है। चलो आगे देख लेते हैं बच्चों। स्पष्टीकरण है थोड़ा सा। स्पष्टीकरण का मतलब कारण क्या होता है। देखो बच्चों, 3D श्रेणी के पहले 4 तत्वों में परमाणु त्रिज्या घटती है, कम होती है, क्योंकि प्रभावकारी नाभिकीय आवेश क्रमशः लगातार बढ़ते जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार कोश में बढ़ती जाती है बच्चों। ठीक है, जैसे 4s इलेक्ट्रॉन के आकर्षण को बढ़ाता है ना, ज्यादा आकर्षण बढ़ते जाता है बच्चों, और आगे मतलब जिसके कारण त्रिज्या घट जाती है, लेकिन चौथे के बाद 9वें तक लगभग स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब 4s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावकारी नाभिकीय आकर्षण 3D इलेक्ट्रॉन के आवरण के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण, 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण 4s का प्रभाव क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। जब बाहर का कम होगा तो स्थिर हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, यानी 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है जिसके कारण 4s का प्रभाव पड़ने नहीं देता। 10वें तत्व की त्रिज्या फिर बढ़ जाती है, क्योंकि पूर्ण भरे 3D10 में इलेक्ट्रॉन आपसी विकर्षण बढ़ जाता है। भाई आपस में
रिफ्लेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ही धक्का देने लग जाता है ना बच्चों। प्रत्येक श्रेणी में अंत में परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ती है, चाहे आप 3D की बात करो, 4D की बात करो, 5D थोड़ी से बच्चों बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक में पूर्ण D कक्षक, D में बच्चों इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाता है, ये जो D में है 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, इस कारण से कक्षकों के बीच प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं। समूह में नीचे जाने पर, देखो बच्चों, समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है ना, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, संक्रमण धातु में द्वितीय श्रेणी में परमाणु त्रिज्या का मान प्रथम श्रेणी की तुलना में अधिक होगा, यानी ऊपर से नीचे चलने पर द्वितीय श्रेणी आएगा। अब तृतीय संक्रमण श्रेणी में संक्रमण धातुओं की त्रिज्या द्वितीय संक्रमण श्रेणी से लगभग समान होती है, जो कि उसके ऊपर होता है, क्योंकि भाई नाभिकीय आवेश ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग। लेकिन बाकी लगभग की बात की जा रही है बच्चों। स्पष्टीकरण ये है बच्चों, जिसको लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, स्पष्टीकरण हो गया। और इसके बाद हम जो मेन रूप से चलेंगे बच्चों, आयनिक त्रिज्या तो आप लोगों का बड़ा सिंपल है बच्चों। आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या ही जैसे है कि डी ब्लॉक के तत्वों की आयनिक त्रिज्या का रुझान भी परमाणु त्रिज्या के समान ही है बच्चों। मतलब जिस तरीके से आपका बाएं से दाएं चलने पर कमी होता है, धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, ऐसे ही सेम बच्चों ऊपर से नीचे चलने पर है ना त्रिज्या के मान में क्या होगी, आपके वृद्धि होगी। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। कोई बच्चा यदि चाहता है कि नहीं सर हमें लिखना है, हमारे पास नोट्स नहीं है, हम नोट्स नहीं खरीद सकते, तो ये लो भाई साहब, समय दे दिया। ठीक है, चलो आगे जो हम बहुत महत्वपूर्ण चीज पर बात करने वाले थे, धात्विक गुण के बारे में। भाई धात्विक गुण के बारे में इससे कोई नहीं पढ़ता भाई। धात्विक गुण तो ये तो मैंने बता दिया कि जो भी संक्रमण धातु होगा धात्विक गुण होगा, इसका मतलब हो भाई उच्च तन्यता होगी, कठोर होगा, है ना बच्चों, उच्च गलनांक होगा, उच्च घनत्व होगा, धात्विक चमक होगी, अगाध भारनीयता होगा, तन्न होगा, तनन शक्ति होगी, ऊष्मा विद्युत का सुचालक होगा, तभी तो आपका बच्चों क्या होगा, धात्विक गुण दर्शाएगा, है ना। इसका स्पष्टीकरण ये है कि थोड़ा देखिएगा, संक्रमण धातुओं में तुलनात्मक रूप से कम आयनन ऊर्जा होती है। इसके बाह्यतम ऊर्जा स्तर से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाह्यतम ऊर्जा स्तर मतलब बाह्यतम कोश में, जो कि धात्विक बंध बनाते हैं। साथ में डी कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से कुछ डीएनडीएन सहसंयोजी बंध बनता है, मतलब डीडी संक्रमण होता है बच्चों। इसी कारण से कठोर होते हैं। कठोर होने का रीजन बताया है, इसकी कठोरता पर हम बात कर लेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। फिलहाल आप समझो कि ये धात्विक आयन क्यों बनाते हैं आसानी से। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम स्कैंडियम की ही बात करते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, तो ये 3d1 और 4s2 है। 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करके बच्चों ये स्कैंडियम Sc2 पॉजिटिव बना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। बाह्यतम कोश में ऐसा बच्चों, इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागता है और बंध बना लेता है, इसलिए धात्विक लक्षण इसमें ज्यादा पाया जाता है। साथ में बच्चों इसके अंदर ही डी संक्रमण होता है, क्योंकि डी कक्षक है बच्चों, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो भाई अब दूसरा परमाणु आएगा, जैसे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा परमाणु आएगा, इसी से 1 इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बना लेगा। तो डीडी संक्रमण के कारण बच्चों सहसंयोजी बंध बनाने में ये मदद करते हैं। सहसंयोजी बंध का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हम आपको दे तो आप भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और बढ़िया बंध बन जाए, वो सहसंयोजी बंध कहलाता है। बराबर मात्रा में, सहसंयोजी मतलब समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तभी वो सहसंयोजी बंध बनाएगा बच्चों। यहां से एक क्वेश्चन आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो कि धात्विक लक्षण से ही क्वेश्चन बनता है बच्चों। कि यहां पर देखना, इस प्रश्न को यदि जो बच्चा नहीं पढ़ा तो फिर बाद में पछताएगा कि टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है। टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु क्यों कहा जाता है? अब आप सबको पता है कि सर टाइटेनियम एक संक्रमण धातु है, और संक्रमण धातु है, इसका मतलब उसका गलनांक उतना कुछ होगा, और भाई वो कठोर होगा, है ना, आसानी से वो संचरित नहीं होगा, लंबे समय तक हम बच्चों उसका उपयोग कर सकते हैं, ऊष्मा विद्युत का सुचालक होगा, इसलिए टाइटेनिक आश्चर्यजनक धातु है। अब धात्विक लक्षण जिसको पता है कि भाई संक्रमण धातुओं में धात्विक गुण पाया जाता है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयनित अवस्था में हो जाता है ना बच्चों। दूसरी बात, अच्छा ऊष्मक सुचालक है, अगाध वर्णनीयता तन्यता का गुण पाया जाता है, कठोरता का गुण पाया जाता है, विद्युत के सुचालक होते हैं बच्चों, इस कारण से धात्विक लक्षण दर्शाते हैं। आश्चर्यजनक धातु का भी यही कारण होगा बच्चों कि यह कठोर होता है और उच्च गलनांक वाला होता है बच्चों, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, संक्षारण प्रतिरोधी है बच्चों, संक्षारित ये आसानी से नष्ट नहीं होता है। इसका उपयोग टैंक, तोप, बंदूक तथा रक्षात्मक कवच बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए बच्चों जो टाइटेनियम है आपका आश्चर्यजनक धातु है। टाइटेनियम कैसा बच्चों? आश्चर्यजनक धातु है। बताओ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब ये मत कहना बस सर यहाँ पे
नोट्स से ही पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये काम का चीज है और बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चा इसे नहीं पढ़ रहा है, मतलब समझो ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में कहीं आना टपक जाए, तो फिर आप लोग कह दोगे सर कि टपक गया और हमसे नहीं बना। हमसे क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था, है ना। चलो, इसके बाद बच्चों, कमरे के ताप पर Hg द्रव है, क्यों Hg द्रव है? देखो भाई, मैंने आपको बढ़िया एक एग्जाम्पल बताया था कि भाई साहब जो आपका Hg है, Hg ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्यों? देखो बच्चों, Hg के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण ये dd संक्रमण नहीं होता, जिससे इनमें अति दुर्बल धात्विक बंध पाया जाता है। इसी कारण से कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तात्पर्य ये है कि 3D में पूरे, जैसे आपका Hg है बच्चों, परमाणु क्रमांक 80 है, और परमाणु क्रमांक 80 होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, और 3D 4D 5D में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे होंगे, और 6s2 ये 5D में 10 पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। मैं सही कह रहा हूं, नहीं तो पता चला गलत हो जाए। 5D में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे हैं। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं बच्चों, तो आप सबको पता होना चाहिए कि D है बच्चों, D में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं ना कहीं, उसी में dd संक्रमण होगा। dd संक्रमण होगा मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, है ना भाई। dd संक्रमण का मतलब है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहे, इधर उधर घूमते रहे अपने कक्षा में, और किसी से यदि बंध बनाना है तो जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ, है ना, आसानी से बंध बना ले। जैसे एक ही और परमाणु हो गया, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे dd संक्रमण हो जाए। लेकिन इसमें जो परमाणु है बच्चों, उतने आसानी से प्रबल धात्विक बंध नहीं पाया जाता है, दुर्बल धात्विक बंध पाया जाता है। ये दुर्बल धात्विक बंध अति दुर्बल, बहुत ही दुर्बल होता है बच्चों। इस कारण से कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन भी लास्ट में मैंने बोला भी था कि कराऊंगा, और ऐसे बच्चों 3-3 2-2 3-3 4-4 भौतिक गुण एक साथ कराएंगे, और नोट्स के साथ मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। नोट्स इसलिए मैं कहता हूँ मात्र 100 रुपए चार्ज है, प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, और आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।